Welcome to Know World. Discover facts, evolution, mysteries, and the secrets of our world. नो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ सबसे बड़े विचारों की गहराई में उतरेंगे। ये सफर है इंसानी समझ का, ये जानने की एक कोशिश कि आखिर समय क्या है, ये अंतरिक्ष कितना विशाल है और इस अनंत ब्रह्मांड की पहेली को इंसान ने कैसे सुलझाने की कोशिश की है। सदियों से हमारी ब्रह्मांड की तस्वीर कैसे बदलती चली गई है, आइए जानते हैं। एक कहानी है एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक की। कुछ लोग कहते हैं कि वो बर्ट्रैंड रसल थे। वो एक बार खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी पर एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि कैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और कैसे हमारा सूरज भी एक बहुत बड़ी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। लेक्चर खत्म होने के बाद कमरे के पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत उठी और बोली, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब बकवास है। सच तो यह है कि दुनिया एक बड़ी सी प्लेट है जो एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है। वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो फिर वो कछुआ किस पर खड़ा है? उस औरत ने जवाब दिया, तुम चालाक हो नौजवान, बहुत चालाक, लेकिन नीचे सिर्फ और सिर्फ कछुए ही हैं। अब सुनने में तो ये कहानी एक मजाक लग सकती है, पर यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। हम ये कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो सच है? हम इस ब्रह्मांड के बारे में असल में क्या जानते हैं? ये कहां से आया और ये कहां जा रहा है? क्या इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई थी? और अगर हाँ, तो उस शुरुआत से पहले क्या था? समय का असली स्वभाव क्या है? क्या ये कभी पीछे की ओर भी जा सकता है? ब्रह्मांड को समझने की ये जो कोशिश है, ये बहुत पुरानी है। इसकी कहानी हम शुरू कर सकते हैं प्राचीन यूनानियों से। उन्होंने ही सबसे पहले तर्क और ऑब्जर्वेशन के आधार पर ब्रह्मांड की पहली तार्किक तस्वीरें बनाने की कोशिश की थी। ईसा से भी लगभग 340 साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी किताब ऑन द हेवंस में ये साबित करने के लिए 3 बड़े ही दिलचस्प तर्क दिए कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। पहला, उन्होंने कहा कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चांद पर पृथ्वी की जो छाया पड़ती है वो हमेशा गोल होती है। अगर पृथ्वी एक चपटी प्लेट होती तो ये छाया कभी कभी लंबी या अंडाकार भी दिखती। दूसरा तर्क ये था कि यूनानी जब दक्षिण की तरफ सफर करते थे तो उन्होंने देखा कि ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार आसमान में नीचे की ओर खिसकता जाता है। ऐसा चपटी धरती पर तो हो ही नहीं सकता। और तीसरा, जब समंदर में कोई जहाज हमारी तरफ आता है तो हमें पहले उसके पाल दिखाई देते हैं और फिर जाकर उसका बाकी का हिस्सा। ये सब इसी बात का सबूत था कि धरती की सतह गोल है। इन्हीं सब बातों के आधार पर अरस्तु ने ये अनुमान भी लगाया कि पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफेरेंस लगभग 4 लाख स्टेडिया है। स्टेडिया उस समय की एक यूनानी माप इकाई थी। अब ये आंकड़ा आज के सटीक माप से लगभग दुगना था, लेकिन सोचिए बिना किसी आधुनिक उपकरण के उस समय में ये एक कितनी बड़ी उपलब्धि थी। अरस्तु का ये भी मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज, चांद, तारे सब उसके चक्कर लगाते हैं, यानी पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। और इसी विचार ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो सदियों तक चली। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, धरती या सूरज? दूसरी शताब्दी में टॉलेमी नाम के एक खगोल शास्त्री ने अरस्तु के इस विचार को एक पूरे मॉडल में बदल दिया। उनके मॉडल के मुताबिक पृथ्वी केंद्र में स्थिर थी और उसे 8 घूमने वाले गोलों ने घेर रखा था। इन्हीं गोलों में चांद, सूरज, तारे और उस समय के ज्ञात ग्रह अपनी अपनी जगह पर घूम रहे थे। ईसाई चर्च ने इस मॉडल को पूरी तरह अपना लिया क्योंकि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं से मेल खाता था और इसमें सितारों के गोले के पार स्वर्ग और नर्क के लिए भी जगह थी। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक क्रांति हुई। 1514 में निकोलस कोपरनिकस ने एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। फिर 1609 में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से बृहस्पति के चारों ओर चांद घूमते हुए देखे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हर चीज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती। इसके बाद जोहान्स केपलर ने यह साबित किया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। और फिर 1687 में आए आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक ही सिद्धांत में जोड़ दिया। तो अब ब्रह्मांड की 2 तस्वीरें आमने सामने थीं। एक तरफ टॉलेमी का सदियों पुराना मॉडल था जिसमें पृथ्वी केंद्र में थी और दूसरी तरफ कोपरनिकस की क्रांतिकारी सोच थी जिसमें ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य था। इस एक विचार ने विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आइजैक न्यूटन का योगदान वाकई में बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि ग्रह कैसे चलते हैं, बल्कि पहली बार ये समझाया कि वो क्यों ऐसे चलते हैं। उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जिसने कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के अवलोकनों को एक मजबूत तार्किक आधार दिया। 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बताया। ये नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है। ये खिंचाव या आकर्षण चीजों के वजन के साथ बढ़ता है और उनकी दूरी के साथ कम होता जाता है। ये वही बल है जो सेब को पेड़ से जमीन पर गिराता है, और यही वो बल है जो चांद को पृथ्वी की और ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा में बांधे रखता है। पर न्यूटन के इस सिद्धांत से एक बहुत बड़ी पहेली भी पैदा हो गई। उस समय लोग मानते थे कि ब्रह्मांड अनंत है और हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन अगर ये सच है और गुरुत्वाकर्षण हर चीज को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड अब तक आपस में टकराकर एक जगह पर सिमट क्यों नहीं गया? इस सवाल का जवाब अगली कई सदियों तक नहीं मिला। जवाब मिला 20वीं सदी में, जब नई खोजों ने एक स्थिर शांत ब्रह्मांड के विचार को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक बिल्कुल नई समझ दी। इस पहेली का एक और पहलू 19वीं सदी के दार्शनिक हेनरिक ऑल्बर्स ने उठाया था। उन्होंने एक बहुत ही सरल सवाल पूछा, रात में आसमान काला क्यों होता है? जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड अनंत है और हमेशा से मौजूद है, तो हम किसी भी दिशा में देखें, हमारी नजर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तारे पर जरूर पड़ेगी। तो ऐसे में तो पूरे आसमान को दिन के सूरज की तरह जगमगाना चाहिए। इस विरोधाभास का सिर्फ एक ही तार्किक हल था कि ब्रह्मांड हमेशा से नहीं है। दूर के तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने का अभी तक समय ही नहीं मिला है। मतलब ब्रह्मांड की एक शुरुआत हुई है। और फिर 1929 में एडविन हबल ने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो आकाशगंगा जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, ब्रह्मांड फैल रहा है। इस एक खोज का जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में ये जरूर छोटा और ज्यादा घना रहा होगा। अगर हम समय में पीछे और पीछे जाते रहें तो एक ऐसा पल जरूर आया होगा जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसा बिंदु जिसकी सघनता और तापमान दोनों ही अनंत थे। यही वो पल था जो ब्रह्मांड की शुरुआत थी और समय की भी, जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सवाल अब सिर्फ दर्शन या धर्म का नहीं रहा था, ये अब विज्ञान के दायरे में आ चुका था। और ये हमें ले जाता है विज्ञान की प्रकृति की ओर और उसकी अंतिम खोज की ओर, यानी हर चीज का एक संपूर्ण सिद्धांत। तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा मॉडल होता है जो हमारे अवलोकनों की सही सही व्याख्या करता है और भविष्य में क्या होगा इसकी सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है। लेकिन विज्ञान में कोई भी सिद्धांत कभी भी अंतिम सच नहीं माना जाता। हर सिद्धांत बस एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस, और वो तभी तक सही माना जाता है जब तक कि कोई नया प्रयोग उसे गलत साबित न कर। आज के समय में हम ब्रह्मांड को दो बहुत ही सफल सिद्धांतों से समझते हैं। एक है सामान्य सापेक्षता और दूसरी है क्वांटम यांत्रिकी। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी चीजों जैसे ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को समझाती है। वहीं क्वांटम यांत्रिकी बहुत ही छोटे स्तर पर यानी परमाणुओं के स्तर पर काम करती है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। इसीलिए आज भौतिकी का सबसे बड़ा लक्ष्य है क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को खोजना, एक ऐसा सिद्धांत जो इन दोनों को मिला सके। विज्ञान की अंतिम मंजिल एक ऐसा अकेला एकीकृत सिद्धांत बनाना है जो इस पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर सके, बड़े से बड़े पैमाने पर भी और छोटे से छोटे स्तर पर भी। पर यहाँ एक दार्शनिक सवाल खड़ा होता है, अगर हर चीज का एक पूरा सिद्धांत है तो उसे हमारे कामों की भी भविष्यवाणी करनी चाहिए। लेकिन अगर सिद्धांत ही हमारे काम तय कर रहा है तो क्या हम आजादी से उस सिद्धांत के बारे में सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका एक संभावित जवाब शायद डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में है। शायद जो जीव अपने आसपास की दुनिया को सही सही समझते हैं उनके जिंदा रहने की संभावना ज्यादा होती है, और इसी प्रक्रिया में हम शायद सच्चाई के करीब पहुंचते जाते हैं। हो सकता है कि एक अंतिम सिद्धांत हमारे जीने के तरीके में कोई मदद ना करे, लेकिन जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, हमारी जिज्ञासा हमें कुछ सवालों के जवाब खोजने के लिए उकसाती रही है। हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आए? ये मानवता के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवाल हैं, और जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते, खोज जारी रहेगी। चैप्टर 2 स्पेस एंड टाइम। स्पेस और उसमें मोशन की हमारी आज की समझ तक पहुंचने का सफर एंशिएंट ग्रीक से शुरू होता है, खास तौर पर एरिस्टोटल से।
गैलीलियो और न्यूटन से बहुत पहले ये माना जाता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट आराम की होती है। वो तभी मूव करेगी जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाए। अरिस्टोटल का यह भी तर्क था कि भारी ऑब्जेक्ट्स हल्के ऑब्जेक्ट से ज्यादा तेजी से गिरते हैं क्योंकि उन पर पृथ्वी का खिंचाव ज्यादा होता है। ये आइडिया इतना सहज और लॉजिकल लगता था कि सदियों तक इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया गया। ये माना जाता था कि ब्रह्मांड के नियमों को सिर्फ प्योर थॉट से ही समझा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स को जरूरी नहीं समझा जाता था। पर फिर गैलीलियो आए और उन्होंने इस सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी। जहां एरिस्टोटल मानते थे कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, वहीं गैलीलियो ने कुछ और ही दिखाया। फोर्स मोशन को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उसे बदलने के लिए जरूरी है, यानी उसे एक्सेलरेट करने के लिए। और गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में गैलीलियो ने साबित किया कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दें तो सभी ऑब्जेक्ट्स एक ही रेट से गिरते हैं, चाहे उनका वेट कुछ भी हो। आम धारणा के विपरीत गैलीलियो ने यह पीसा के झुके हुए मीनार से वजन गिराकर साबित नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही चतुर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अलग अलग वेट की गेंदों को एक चिकने इंक्लाइंड प्लेन पर लुढ़काया। इस झुकाव ने ग्रेविटी के असर को धीमा कर दिया, जिससे प्रिसाइज मेजरमेंट करना मुमकिन हो गया। उन्होंने पाया कि हर गेंद की स्पीड एक ही कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी, चाहे उसका वेट कुछ भी हो। गैलीलियो की खोज का सबसे शानदार सबूत हमें आधुनिक युग में मिला। अपोलो 15 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट ने चांद पर, जहां कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एक पंख और एक हथौड़ा एक साथ गिराया और दोनों एक ही समय पर चांद की सतह से टकराए। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स ने नींव रखी, लेकिन ये आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने इस पर एक ऐसी मजबूत इमारत बनाई जिसने मोशन को समझने के लिए लॉज का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। उनका काम लगभग 300 सालों तक साइंस पर हावी रहा। न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज फॉर्मुलेट किए। पहला लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक एक सीधी रेखा में कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगे। दूसरा लॉ बताता है कि जब फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेशन पैदा करता है और ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। और आखिर में उनका लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बताता है कि ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो उनके मास और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। न्यूटन के नियम ने एरिस्टोटल के एक और आइडिया को खारिज कर दिया, एब्सोल्यूट रेस्ट का आइडिया, यानी ब्रह्मांड में आराम की कोई एक फिक्स्ड अवस्था। न्यूटन के अनुसार सारा मोशन रिलेटिव है। अगर कोई 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती ट्रेन में पिंग पोंग खेलता है तो गेंद ठीक वैसे ही बिहेव करेगी जैसे जमीन पर करती है। ट्रेन के अंदर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता जिससे यह साबित हो कि आप मूव कर रहे हैं। न्यूटन का फ्रेमवर्क लगभग हर चीज की सटीक भविष्यवाणी करता था, ग्रहों की ऑर्बिट से लेकर टॉप के गोलों तक। लेकिन एक चीज थी जो इन नियमों में फिट नहीं बैठ रही थी, और वो थी लाइट। 19वीं सदी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरीज ने भविष्यवाणी की कि लाइट एक फिक्स्ड अविश्वसनीय रूप से तेज स्पीड से चलती है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड। लेकिन इसने एक पैराडॉक्स पैदा कर दिया। अगर न्यूटन सही थे और कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं था, तो लाइट की ये फिक्स स्पीड किसके रिलेटिव मापी जा रही थी? इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक अदृश्य सब्सटेंस की कल्पना की, जिसे ल्यूमिनिफेरस ईथर कहा गया। यह माना गया कि ये ईथर पूरे स्पेस में फैला हुआ है और ये वो मीडियम है जिससे लाइट वेव्स गुजरती हैं, ठीक वैसे ही जैसे साउंड वेव्स हवा से गुजरती हैं। ये ईथर, ऐसा सोचा गया, वही एब्सोल्यूट रेस्ट की अवस्था होनी चाहिए जिसकी सब तलाश कर रहे थे। 1887 में एल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ली ने एक बहुत ही प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पृथ्वी की मोशन की दिशा में और उसके परपेंडिकुलर दोनों दिशाओं में लाइट की स्पीड को मापा। अगर ईथर मौजूद होता तो उन्हें एक फर्क मिलना चाहिए था, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। लाइट की स्पीड हर दिशा में बिल्कुल एक जैसी थी। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि ईथर जैसी कोई चीज नहीं थी। फिजिक्स एक संकट में थी। लाइट की स्पीड कांस्टेंट थी, लेकिन वो मीडियम जिसके रिलेटिव उसे कांस्टेंट होना चाहिए था, मौजूद नहीं था। इसका समाधान 1905 में एक अप्रत्याशित जगह से आया, एक स्विस पेटेंट ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क से, जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कुछ वाकई क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हमें ईथर के आइडिया को नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा फंडामेंटल आइडिया को छोड़ना होगा, एब्सोल्यूट टाइम का आइडिया। हमें यह धारणा छोड़नी होगी कि टाइम हर किसी के लिए एक ही गति से बीतता है।
इसने फिजिक्स को पूरी तरह से पलट दिया। न्यूटन के यूनिवर्स में टाइम एब्सोल्यूट था और लाइट की स्पीड रिलेटिव। आइंस्टाइन ने इसे उलट दिया। उनके यूनिवर्स में लाइट की स्पीड एब्सोल्यूट है। हर ऑब्जर्वर, चाहे वो कितनी भी तेजी से मूव कर रहा हो, एक ही वैल्यू मापेगा। लेकिन टाइम अब रिलेटिव हो गया था। हर ऑब्जर्वर का अपना पर्सनल टाइम होता है। इस थ्योरी के परिणाम बहुत गहरे थे। इसने बताया कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो उनके प्रसिद्ध समीकरण E=mc² में सिमटा हुआ है। इसका यह भी मतलब था कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब पहुंचता है, उसका मास अनंत की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए केवल लाइट जैसी मैसलेस चीजें ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी ने हमें सिखाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक का निर्माण करते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। कोई भी इवेंट स्पेस टाइम में एक पॉइंट है, जिसे 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स और एक टाइम कोऑर्डिनेट से डिफाइन किया जाता है। स्पेशल रिलेटिविटी एक शानदार उपलब्धि थी, लेकिन इसमें एक कमी थी। ये ग्रेविटी को ध्यान में नहीं रखती थी। आइंस्टाइन ने अगले 10 साल इस पहेली को सुलझाने में बिताए और 1915 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा काम प्रस्तुत किया, ए जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी का जो सेंट्रल आइडिया है, वो हैरानी की हद तक सरल लेकिन गहरा है। आइंस्टाइन ने प्रस्ताव दिया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, जैसा कि न्यूटन ने सोचा था। यह मास और एनर्जी द्वारा स्पेस टाइम के फैब्रिक में पैदा की गई कर्वेचर है। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक ट्रैम्पोलिन है। अगर आप बीच में एक बोलिंग बॉल रखते हैं तो वो सरफेस को कर्व कर देती है। अब अगर आप पास में कंचा लुढ़काएंगे तो वो उस कर्व को फॉलो करेगा। ग्रह सूरज का चक्कर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सूरज उन्हें खींच रहा है, बल्कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह सूरज द्वारा कर्व किए गए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। इस थ्योरी ने कई भविष्यवाणियां की जो न्यूटन की थ्योरी से अलग थीं। इसने मर्क्यूरी ग्रह की ऑर्बिट में एक छोटी सी गड़बड़ी की सटीक भविष्यवाणी की, जिसे न्यूटन का सिद्धांत समझा नहीं सका था। इसने भविष्यवाणी की कि सूरज जैसे विशाल पिंडों के पास से गुजरने पर तारों का प्रकाश मुड़ जाएगा, जिसकी पुष्टि 1919 के सोलर इक्लिप्स के दौरान हुई। और इसने भविष्यवाणी की कि मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम धीमा हो जाता है, जिसे बाद में सटीक घड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट्स द्वारा सिद्ध किया गया। टाइम के रिलेटिव होने का एक प्रसिद्ध उदाहरण है ट्विन्स पैराडॉक्स। यदि 2 जुड़वा बच्चों में से एक लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करके वापस पृथ्वी पर लौटता है, तो वो वास्तव में पृथ्वी पर रुके हुए अपने भाई की तुलना में कम उम्र का होगा। ये कोई पैराडॉक्स नहीं है, बल्कि इस तथ्य का एक रियल कॉन्सिक्वेंस है कि हर कोई टाइम का अनुभव अपनी मोशन और ग्रेविटेशनल फील्ड के अनुसार अलग अलग करता है। एब्सोल्यूट टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। आइंस्टाइन के काम ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। ये अब घटनाओं के लिए एक पैसिव, अपरिवर्तनीय स्टेज नहीं था। पुराने न्यूटोनियन नजरिए में स्पेस और टाइम एक निश्चित मंच थे जिस पर ब्रह्मांड का नाटक होता था। आइंस्टाइन के नए नजरिए में स्पेस और टाइम पैसिव दर्शक नहीं, बल्कि नाटक में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। वे डायनामिक थे, ब्रह्मांड में होने वाली हर चीज से प्रभावित होते थे और उसे आकार देते थे। इसने एक गहरे सवाल का दरवाजा खोल दिया। अगर स्पेस और टाइम स्टैटिक नहीं है, बल्कि फैल और सिकुड़ सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड की भी एक शुरुआत थी? चैप्टर 3 द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। एक साफ अंधेरी रात में आसमान की ओर देखने पर जो सबसे चमकदार पिंड नजर आते हैं, वो असल में ग्रह होते हैं। वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। इनके अलावा हजारों तारे भी दिखाई देते हैं। ये हमारे सूरज की ही तरह है, बस हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। सदियों तक ये माना जाता था कि ये तारे आसमान में अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन असल में ये भी गति में है। सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे लगभग 4 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। ये दूरी लगभग 23 ट्रिलियन माइल है। इसकी तुलना में देखें तो हमारा सूरज हमसे सिर्फ 8 लाइट मिनट्स की दूरी पर है। रात के आसमान में दिखने वाले तारे यूं तो बिखरे हुए लगते हैं, पर एक खास पट्टी में वे कहीं ज्यादा घने दिखाई देते हैं। इस बैंड को मिल्की वे कहा जाता है। सदियों तक यही माना जाता रहा कि हमारी मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। बाद में सर विलियम हर्शल ने अनगिनत तारों की स्थिति और दूरी को जब सूचीबद्ध किया, तब जाकर इस बात की पुष्टि हुई कि हम एक स्पाइरल गैलेक्सी का हिस्सा।
लेकिन 1924 तक ये धारणा बनी रही कि हमारी गैलेक्सी ही एकमात्र गैलेक्सी है। फिर खगोल शास्त्री एडविन हबल ने ये साबित किया कि हमारी गैलेक्सी अकेली नहीं है। असल में ऐसी अनगिनत और गैलेक्सीज हैं जिन्हें उन्होंने उस समय आइलैंड यूनिवर्सेस का नाम दिया था। ये साबित करने के लिए हबल को इन दूर की गैलेक्सीज की दूरी मापनी थी। क्योंकि ये सीधे मापने के लिए बहुत दूर थी, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया। किसी भी तारे की चमक दो बातों पर निर्भर करती है। एक उसकी अपनी असल चमक, जिसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, और दूसरी पृथ्वी से उसकी दूरी। हबल ने किसी तारे की ज्ञात ल्यूमिनोसिटी की तुलना पृथ्वी से दिखाई देने वाली उसकी चमक से की और इस आधार पर उसकी दूरी का हिसाब लगाया। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हबल ने 9 अलग-अलग गैलेक्सीज की दूरियों को सफलतापूर्वक मापा। आज हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी उन लगभग 100 अरब गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है जिन्हें आधुनिक टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, और इनमें से हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तक तारे हो सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि वैज्ञानिकों ने दूर के तारों से आने वाली रोशनी के गुणों का विश्लेषण कैसे किया और इस विश्लेषण से ब्रह्मांड की गति के बारे में एक चौंकाने वाला सच कैसे सामने आया। जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने घटक रंगों में बंट जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी तारे के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके हम उसके तापमान और रासायनिक संरचना का पता लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर रासायनिक तत्व प्रकाश के एक खास रंग समूह को एब्जॉर्ब करता है, जो स्पेक्ट्रम में काली रेखाओं या खाली जगह के रूप में दिखाई देता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने डॉपलर इफेक्ट का अध्ययन किया। ये वही सिद्धांत है जिसके कारण जब एक कार पास आती है तो उसकी आवाज की पिच ऊंची सुनाई देती है और दूर जाने पर नीची। प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई तारा हमारी ओर आता है तो उसकी प्रकाश तरंगे दब जाती हैं, इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और जब कोई तारा दूर जाता है तो उसकी तरंगे खिंच जाती हैं, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। 1920 के दशक में जब खगोलविदों ने दूसरी गैलेक्सीज के तारों के स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करना शुरू किया तो उन्हें एक बेहद हैरान करने वाली बात पता चली। लगभग सभी दूर की गैलेक्सीज से आने वाला प्रकाश रेड शिफ्टेड था। इसका एक ही मतलब हो सकता था, वो सभी हमसे दूर जा रही थीं। 1929 में हबल ने एक और भी बड़ी खोज प्रकाशित की जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि कोई गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। ये इस बात का पहला साफ प्रमाण था कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि लगातार फैल रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। एक स्थिर और ना बदलने वाले ब्रह्मांड का विचार इतना गहरा था कि न्यूटन के समय से ही इसे एक स्थापित सच माना जाता था। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ा था ताकि उनके समीकरण एक स्थिर ब्रह्मांड का समर्थन कर सकें। हबल की खोज के बाद आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी सबसे बड़ी भूल माना। अब हम रूसी भौतिक विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्रीडमैन के सैद्धांतिक काम पर ध्यान देंगे, जिन्होंने हबल की खोज से कई साल पहले ही सिर्फ गणित के आधार पर ब्रह्मांड के विस्तार की भविष्यवाणी कर दी थी। फ्रीडमैन ने ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ 2 सरल धारणाएं बनाई। पहली, ब्रह्मांड किसी भी दिशा में देखने पर एक जैसा ही लगता है, और दूसरी, ये बात ब्रह्मांड में किसी भी जगह से देखने पर सच होगी। केवल इन 2 धारणाओं के आधार पर फ्रीडमैन ने गणितीय रूप से ये दिखाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के इस विस्तार को समझने के लिए एक गुब्बारे की कल्पना करें। यदि गुब्बारे की सतह पर कई बिंदु बनाए जाएं और फिर उसे फुलाया जाए तो हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जाएगा। किसी भी एक बिंदु के नजरिए से ऐसा लगेगा कि बाकी सभी बिंदु उससे दूर जा रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि इस विस्तार का कोई केंद्र नहीं है, ये हर जगह एक साथ हो रहा है। 20वीं सदी के मध्य तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर 2 मुख्य सिद्धांत एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। पहला था बिग बैंग थ्योरी, जो ये मानता था कि ब्रह्मांड की एक निश्चित शुरुआत हुई थी। इसके ठीक उलट थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसका तर्क था कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है और कभी नहीं बदलता, और घनत्व को स्थिर रखने के लिए नया पदार्थ लगातार बनता रहता है। 1965 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज के 2 वैज्ञानिक आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक बहुत ही संवेदनशील माइक्रोवेव डिटेक्टर का परीक्षण कर रहे थे। उन्हें अपने उपकरण में एक लगातार और अनचाहा शोर मिल रहा था जिसे वे हटा नहीं पा रहे थे। ये शोर हर दिशा से आ रहा था, दिन और रात और साल भर एक जैसा बना हुआ था।
बाद में ये पता चला कि ये रहस्यमयी शोर असल में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB था। ये बिग बैंग से बची हुई गर्मी की हल्की चमक थी जो अब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस रेडिएशन की भविष्यवाणी जॉर्ज गैमॉफ की टीम ने सालों पहले ही कर दी थी। ये खोज इस बात का निर्णायक सबूत थी कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक गर्म घनी अवस्था से हुई थी और इसने स्टेडी स्टेट थ्योरी को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया। फ्रीडमन के वे सभी मॉडल्स जो फैलते हुए ब्रह्मांड का सटीक वर्णन करते हैं, तार्किक रूप से समय में पीछे एक ही शुरुआती बिंदु की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसा बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फ्रीडमन के काम ने ब्रह्मांड के लिए 3 संभावित भविष्य बताए। पहला, ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होगा, रुकेगा और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण बिग क्रंच में ढह जाएगा। दूसरा, विस्तार इतना तेज है कि यह हमेशा के लिए जारी रहेगा। या तीसरा, एक महत्वपूर्ण सीमा पर विस्तार असीम रूप से धीमा होता जाएगा लेकिन कभी रुकेगा नहीं। अंतिम परिणाम ब्रह्मांड के कुल घनत्व पर निर्भर करता है और मौजूदा सबूत एक अंतहीन विस्तार की ओर ही इशारा करते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु है जहां पदार्थ का घनत्व और स्पेस टाइम का कर्वेचर अनंत हो जाता है। यदि हम ब्रह्मांड के विस्तार की प्रक्रिया को समय में उलट दें तो हमें तार्किक रूप से इसी अवस्था पर पहुंचना चाहिए। एक सिंगुलैरिटी पर भौतिकी के सभी ज्ञात नियम टूट जाते हैं और लागू नहीं होते। इस शुरुआती सिंगुलैरिटी के अस्तित्व का गणितीय प्रमाण रॉजर पेनरोज और स्टीवन हॉकिंग के काम से मिला। 1965 में पेनरोज ने यह साबित किया कि किसी भी ढहते हुए तारे को अनिवार्य रूप से एक सिंगुलैरिटी बनानी चाहिए। इसके बाद हॉकिंग ने इस तर्क को उलट दिया और इसे पूरे ब्रह्मांड के विस्तार पर लागू किया। 1970 में उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें यह साबित किया गया कि यदि जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से ही हुई होगी। उनके काम का गहरा मतलब ये था कि ब्रह्मांड हमेशा से नहीं है, इसकी एक शुरुआत थी। इसका ये भी मतलब था कि स्वयं अंतरिक्ष और समय की भी एक निश्चित शुरुआत थी। लेकिन यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत स्वयं एक सिंगुलैरिटी की भविष्यवाणी करता है, लेकिन उसी अनंत बिंदु पर उसके अपने समीकरण टूट जाते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि ये एक अधूरा सिद्धांत है। ये हमें ये नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड की शुरुआत वास्तव में कैसे हुई। उस बिंदु से आगे जाने के लिए जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं, एक नए सिद्धांत की जरूरत है। एक ऐसा सिद्धांत जो बहुत बड़े ब्रह्मांड के नियमों यानी रिलेटिविटी को बहुत छोटे ब्रह्मांड के नियमों यानी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ सके। ब्रह्मांड की असली उत्पत्ति को समझने के लिए अब विज्ञान की खोज गुरुत्वाकर्षण के एक क्वांटम सिद्धांत की है। चैप्टर 4 द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी की सफलता से ही प्रेरित होकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक मार्किस डे लाप्लास ने एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी एक पल में ब्रह्मांड की हर वस्तु की सटीक स्थिति और गति का पता चल जाए तो हम उसके पूरे भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। ये एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स का विचार था जहां हर घटना पहले से तय नियमों के हिसाब से ही होती है। देखिए, अगर हमें ग्रहों की स्थिति और गति की जानकारी हो तो न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल करके हम उनके भविष्य के रास्ते की गणना कर सकते हैं। तो लाप्लास का तर्क था कि ये सिद्धांत सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होता है, यहाँ तक कि इंसानी व्यवहार पर भी। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के इस विचार ने कई लोगों को काफी असहज कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता था जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह ही नहीं थी। फिर भी ये धारणा विज्ञान पर हावी रही, जब तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम फिजिक्स ने इस पूरी सोच को चुनौती नहीं दे दी। न्यूटोनियन फिजिक्स के डिटर्मिनिज्म पर पहली दरार 19वीं सदी के अंत में पड़ी। लॉर्ड रेले और सर जेम्स जीन्स ने दिखाया कि शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार एक गर्म वस्तु को हर फ्रीक्वेंसी पर समान मात्रा में ऊर्जा रेडिएट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर हर फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा निकलती तो कुल ऊर्जा की मात्रा अनंत हो जाती, और ये तो भौतिक रूप से असंभव था। फिर साल 1900 में मैक्स प्लैंक ने इसका एक समाधान पेश किया। उन्होंने एक सुझाव दिया कि प्रकाश और ऊर्जा की तरंगें लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती हैं, जिन्हें उन्होंने क्वांटा कहा। इन पैकेट्स की ऊर्जा उनकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ऊर्जा। इस एक विचार ने हाई फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा के उत्सर्जन को सीमित कर दिया, जिससे अनंत ऊर्जा की समस्या का समाधान हो गया।
और ये क्वांटम हाइपोथेसिस पूरी तरह से सही साबित हुआ। लेकिन इस खोज का डिटर्मिनिज्म पर असल में क्या असर होगा, ये 1926 तक साफ नहीं हुआ। इसी साल वर्नर हाइजेनबर्ग ने विज्ञान की समझ में एक मौलिक सीमा की खोज की। किसी पार्टिकल की सटीक स्थिति और वेलोसिटी को एक ही समय पर मापने में एक बुनियादी समस्या है। देखिए, किसी कण की स्थिति जानने के लिए हमें उस पर प्रकाश डालना पड़ता है। अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ वाले प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं तो हमें स्थिति तो एकदम सटीक मिल जाएगी, लेकिन प्रकाश के फोटॉन की ज्यादा ऊर्जा उस कण की वेलोसिटी को बदल देगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ वाले प्रकाश का उपयोग करें तो कण की वेलोसिटी तो नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी स्थिति का माप अनिश्चित हो जाएगा। हाइजेनबर्ग ने यह साबित किया कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता और उसकी वेलोसिटी में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी एक न्यूनतम मान से कम नहीं हो सकता, जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है। और ये कोई मापने की गलती नहीं है, ये तो प्रकृति का एक फंडामेंटल नियम है और ये हर कण पर लागू होता है, चाहे हम उसे मापने के लिए कोई भी तरीका क्यों ना अपनाएं। इसका मतलब सीधा और साफ था, डिटर्मिनिज्म असंभव है। अगर हम किसी कण की वर्तमान स्थिति को ही पूरी सटीकता से नहीं जान सकते, तो हम उसके भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने लैप्लास के डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब कणों की कोई निश्चित स्थिति और वेलोसिटी नहीं होती, बल्कि एक क्वांटम स्टेट होता है जो इन दोनों का एक मिला-जुला रूप है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें किसी घटना का एक निश्चित परिणाम नहीं बताती, बल्कि कई संभावित परिणामों की प्रोबेबिलिटी बताती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो खुद क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक थे, इस विचार को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उनका मानना था कि ब्रह्मांड रैंडमनेस पर काम नहीं कर सकता। उन्होंने मशहूर तौर पे कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन बार बार हुए प्रयोगों ने यही साबित किया कि क्वांटम मैकेनिक्स सही है। क्वांटम मैकेनिक्स ने एक और भी हैरान करने वाली सच्चाई को उजागर किया, वेव पार्टिकल डुअलिटी। प्लैंक की खोज ने दिखाया था कि प्रकाश की तरंगें पार्टिकल्स की तरह व्यवहार कर सकती हैं, और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से ये पता चला कि पार्टिकल्स तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश और पदार्थ दोनों में कण और तरंग दोनों के गुण मौजूद होते हैं। वे कब कैसा व्यवहार करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते। इस अजीब व्यवहार का सबसे प्रसिद्ध प्रमाण है टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब प्रकाश को दो पतली स्लिट से गुजारा जाता है तो स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जो तरंगों का एक खास गुण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इसी प्रयोग को इलेक्ट्रॉन्स यानी ठोस कणों के साथ दोहराया जाता है, तब की वही वेव पैटर्न बनता है। ऐसा लगता है जैसे एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दोनों स्लिट से होकर गुजर रहा हो, ठीक एक तरंग की तरह। कणों के इसी वेव नेचर ने उस पहेली को भी सुलझाया कि आखिर एटम्स स्थिर क्यों होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऊर्जा खोकर न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि इलेक्ट्रॉन कण नहीं बल्कि तरंगे हैं। एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में स्थिर रह सकता है जिनकी परिधि उसकी वेवलेंथ का एक पूर्ण गुणक हो। किसी और ऑर्बिट में तरंग खुद को ही रद्द कर देगी। आज क्वांटम मैकेनिक्स हमारी हर आधुनिक तकनीक की नींव है, लेकिन ये सिद्धांत अभी भी अधूरा है क्योंकि ये ग्रेविटी और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना के साथ मेल नहीं खाता। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक दुनिया की व्याख्या करता है, जबकि जनरल रिलेटिविटी बड़े पैमाने के ब्रह्मांड का वर्णन करती है। पर ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, जैसे ब्लैक होल्स के केंद्र में या और बिग बैंग के समय, वहां क्वांटम इफेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वांटम मैकेनिक्स के बिना जनरल रिलेटिविटी ये भविष्यवाणी करती है कि इन जगहों पर डेंसिटी अनंत हो जाएगी, जो कि एक भौतिक असंभवता है। इसका मतलब है कि भौतिकी का एक संपूर्ण सिद्धांत तभी बन सकता है जब हम ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ मिला सकें। अगर हम ब्रह्मांड की पूरी सच्चाई को समझना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे सिद्धांत की तलाश करनी होगी जो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को मिलाकर एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना सके। अध्याय 5 एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। प्राचीन काल में एरिस्टोटल का मानना था कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ 4 बेसिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। और इन तत्वों को 2 फोर्सेस नियंत्रित करती थीं, ग्रेविटी जो पृथ्वी और जल को नीचे की ओर खींचती थी, और लेविटी जो वायु और अग्नि को ऊपर उठाती थी।
तो इस क्लासिकल नजरिए के हिसाब से मैटर को कंटिन्यूअस माना जाता था, मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप अनंत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। पर प्राचीन ग्रीस में ही एक और थ्योरी सामने आई जिसने एक बिल्कुल अलग हकीकत की बात की। ये थ्योरी थी डेमोक्रिटस जैसे दार्शनिकों की। उनका कहना था कि मैटर असल में अविभाज्य इकाइयों से बना है जिन्हें उन्होंने एटम्स का नाम दिया। खैर, इस विचार को वैज्ञानिक रूप लेने में सदियां लग गई। फिर 1803 में जॉन डाल्टन ने ये दिखाया कि केमिकल कंपाउंड्स हमेशा फिक्स्ड रेशोज में ही जुड़ते हैं। ये एटॉमिक थ्योरी के लिए एक बड़ा सपोर्ट था। लेकिन एटम्स के होने का पक्का सबूत वो तो 20वीं सदी की शुरुआत में मिला, जब आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन किया। लेकिन एटम की ये खोज ये सफर का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, क्योंकि बहुत जल्द ही ये पता चल गया कि एटम खुद भी और भी छोटे और भी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं। और इसी सब एटॉमिक दुनिया में 1925 में वोल्फगैंग पाउली ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत दिया, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एक ही समय पर एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। अब ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर इसके बिना इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर सिमट जाते, एटम्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कभी बन ही नहीं पाते और पूरा का पूरा यूनिवर्स बस एक घने सूप जैसा होता। इसके ठीक 3 साल बाद 1928 में पॉल डिरैक ने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसने सब कुछ बदल दिया। इसने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली डिस्क्राइब किया, बल्कि एक बिल्कुल नई चीज, उसके विपरीत कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी भी कर दी, एंटी मैटर। डिरैक ने दिखाया कि मैटर के हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल काउंटरपार्ट मौजूद है। और इस खोज ने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है तो दोनों ऊर्जा की एक चमक में खत्म हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा यूनिवर्स लगभग पूरी तरह से मैटर से ही क्यों बना है? सारा एंटी मैटर कहाँ गया? अब इन पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरैक्शन है उससे फंडामेंटल फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि ये सारी फोर्सेस असल में कुछ खास पार्टिकल्स के लेन देन से पैदा होती हैं। होता ये है कि एक मैटर पार्टिकल, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन या क्वार्क, एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल को छोड़ता है और इस वजह से खुद थोड़ा पीछे हटता है। फिर ये फोर्स कैरिंग पार्टिकल किसी दूसरे मैटर पार्टिकल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसी से एक धक्का या खिंचाव पैदा होता है। मॉडर्न फिजिक्स में अब तक 4 फंडामेंटल फोर्सेस की पहचान की गई है। यही वो 4 फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स में होने वाले हर इंटरैक्शन को कंट्रोल करती हैं, और इनमें से हर एक के अपने अलग गुण हैं। ये चारों फोर्सेस अपनी ताकत, अपनी रेंज और जिन पार्टिकल्स पर ये असर डालती हैं उनमें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि ग्रेविटी, जो गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है, असल में सबसे कमजोर फोर्स है, और इसके ठीक उलट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एक एटम के न्यूक्लियस को जोड़कर रखती है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इनके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो लाइट और एटम्स के स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है, और फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिविटी की वजह बनती है। इन सभी फोर्सेस में से सबसे शक्तिशाली यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की 2 बहुत ही अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के होने के लिए बेहद जरूरी हैं। पहली प्रॉपर्टी है कन्फाइनमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि क्वार्क्स कभी भी अकेले नहीं पाए जा सकते, वो हमेशा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है एसिम्प्टोटिक फ्रीडम। इसके मुताबिक जब एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा होती है तो क्वार्क्स लगभग आजाद पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इन अलग अलग फोर्सेस को देखकर वैज्ञानिकों के मन में हमेशा से एक सवाल रहा है, क्या ये सच में अलग है या फिर ये किसी एक ही फंडामेंटल फोर्स के अलग अलग रूप हैं? इसी सवाल ने उन्हें इन फोर्सेस को एकजुट करने या यूनिफाई करने की एक लंबी खोज पर भेज दिया। इस खोज में एक बहुत बड़ी सफलता 1979 में मिली। उस साल अब्दुस सलाम और स्टीवन वाइनबर्ग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को सफलतापूर्वक एक ही थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में मिला दिया। इस थ्योरी को आज इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब अगला और भी बड़ा कदम है स्ट्रॉन्ग फोर्स को भी इसी यूनिफिकेशन में शामिल करना। इस कॉन्सेप्ट को ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या शॉर्ट में गुट कहा जाता है। लेकिन इस यूनिफिकेशन को हकीकत में देखने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो बहुत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती। अनुमान ये है कि ये ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी
कम से कम 1000 ट्रिलियन GeV हो। अब ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये हमारे सबसे एडवांस्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की पावर से भी खरबों गुना ज्यादा है। इतनी एनर्जी पैदा करने के लिए जिस एक्सेलरेटर की जरूरत होगी, उसका आकार हमारे पूरे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होगा। इन ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज से एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, वो ये कि प्रोटॉन्स, जो एटॉमिक न्यूक्लियस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, शायद हमेशा के लिए स्टेबल नहीं हैं। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज के मुताबिक प्रोटॉन्स डीके हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा रेयर है कि इसे आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। एक प्रोटॉन की मिनिमम लाइफ टाइम का अंदाजा 10 to the power 31 ईयर्स से भी ज्यादा लगाया गया है, जो हमारे यूनिवर्स की अब तक की उम्र से भी कहीं ज्यादा है। नमक की खानों में गहरे अंडरग्राउंड में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में भी आज तक एक भी प्रोटॉन डीके नहीं देखा गया है। और ये सब हमें वापस यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर ले आता है, यानी मैटर और एंटी मैटर के बीच का वो गहरा इम्बैलेंस। इस रहस्य को समझने की एक कड़ी 1950 और 60 के दशक में मिली, जब एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ चौंकाने वाला दिखाया। उन्होंने बताया कि फिजिक्स के नियम उतने सिमेट्रिकल नहीं हैं जितना हम सोचते थे। खास तौर पर वीक न्यूक्लियर फोर्स ये कुछ फंडामेंटल सिमेट्रीज को तोड़ती है और पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के साथ अलग अलग तरह से बिहेव करती है। सिमेट्री का ये टूटना कई स्टेजेस में सामने आया और इसने यूनिवर्स के बारे में हमारी पुरानी समझ को हिला कर रख दिया। 1956 में पता चला कि पी सिमेट्री यानी मिरर सिमेट्री टूटती है। फिर 1964 में सी सिमेट्री यानी चार्ज सिमेट्री के टूटने का पता चला, और इन दोनों का नतीजा ये हुआ कि टी सिमेट्री यानी टाइम रिवर्सल सिमेट्री भी टूट गई, जो इस बात का सबूत है कि समय सिर्फ एक ही दिशा में आगे की ओर बहता है। तो एक ग्रैंड यूनिफाइड थियरी एक बहुत बड़ा कदम तो है, पर वो भी अधूरी है। अधूरी इसलिए क्योंकि इसमें वो फोर्स शामिल नहीं है जो हर जगह मौजूद है, ग्रेविटी। क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को मिलाने की दिशा में पहले कदम तब उठाए गए जब कॉस्मोस की सबसे एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया। 1970s में स्टीवन हॉकिंग का ब्लैक होल्स पर किया गया काम क्वांटम ग्रेविटी की एक पॉसिबल थ्योरी की पहली झलक देता है। तो 4 क्लासिकल एलिमेंट्स से लेकर क्वांटम ग्रेविटी की कॉम्प्लेक्स दुनिया तक का ये सफर हमें ये दिखाता है कि हमने कितना कुछ जान लिया है, पर साथ ही ये भी कि कितना कुछ जानना अभी बाकी है। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हकीकत की एक कंप्लीट थ्योरी को कौन से नए प्रिंसिपल्स गवर्न करेंगे, और यूनिवर्स की हमारी आज की समझ से परे आखिर क्या है। चैप्टर 6 ब्लैक होल्स। ब्लैक होल की अवधारणा अब एक वैज्ञानिक सच्चाई है, लेकिन इसकी जड़ें एक बहुत पुराने विचार में हैं। इस विचार के विकास का पता लगाते हैं एक साधारण से थॉट एक्सपेरिमेंट से लेकर आधुनिक फिजिक्स की नींव का पत्थर बनने तक। इसे सदियों से एक एक करके प्रकृति की सीमाओं पर सवाल उठाने वाले शानदार दिमागों ने बनाया था। सितारे अपना जीवन गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव और न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होने वाले बाहरी दबाव के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन में बिताते हैं, पर जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण की ही जीत होती है। किसी तारे का भाग्य इसी आखिरी लड़ाई से तय होता है, और यहीं पर आती है चंद्रशेखर लिमिट। ये एक क्रिटिकल मास है, हमारे सूरज के मास का लगभग 1.4 गुना। इस सीमा से ज्यादा मास वाला कोई भी मरता हुआ तारा एक स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता। उसे अपनी ही ग्रेविटी के नीचे ढहते जाना होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनने की राह पर। ब्रह्मांडीय परछाइयों का पीछा, एक ऐसी वस्तु को कैसे खोजा जाए जो कोई प्रकाश ही नहीं छोड़ती। चूंकि ब्लैक होल्स परिभाषा के अनुसार ही अदृश्य हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ही खोजा जा सकता है। उनके आसपास के स्पेस और मैटर पर पड़ने वाले उनके गहरे असर को देखकर ब्लैक होल्स की खोज एक तरह की ब्रह्मांडीय जासूसी है, जिसमें अंधेरे में छोड़े गए सुरागों का पीछा किया जाता है, जैसे किसी अनदेखे साथी का चक्कर लगाते तारे को देखना, या फिर अक्रेशन डिस्क में मौजूद बेहद गर्म पदार्थ से निकलने वाली एक्सरेज का पता लगाना, या स्पेस टाइम में उठने वाली उन लहरों को मापना जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। सिग्नस X1 का मामला इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। वहां से आ रहे शक्तिशाली एक्सरे सोर्स ने एक अक्रेशन डिस्क के होने का इशारा किया। उसके साथी का मास हमारे सूरज से कम 6 गुना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि वो व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार हो ही नहीं सकता था।
निष्कर्ष ये था कि वो अनदेखी वस्तु एक ब्लैक होल है। ये उन पहले उम्मीदवारों में से एक था जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। और फिर आया साल 2015, जब लाइगो ने पहली बार 2 ब्लैक होल्स के विलय से पैदा हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को सीधे डिटेक्ट किया। ये एक जबरदस्त खोज थी, एक ब्रह्मांडीय टक्कर की गूंज जिसने आइंस्टाइन के सिद्धांत और ब्लैक होल्स के अस्तित्व पर आखिरी मोहर लगा दी। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इवेंट होराइजन को समझना। एक ब्लैक होल को उसकी सीमा से परिभाषित किया जाता है, एक ऐसी दहलीज जहां से कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। जनरल रिलेटिविटी ये बताती है कि ब्लैक होल में गिरने का अनुभव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन देख रहा है। एक दूर बैठा ऑब्जर्वर देखेगा कि अंतरिक्ष यात्री की घड़ी धीमी होती जा रही है, उसके सिग्नल रेड शिफ्ट होकर धुंधले पड़ रहे हैं और आखिरकार वो अंतरिक्ष यात्री होराइजन पर जमकर गायब हो जाता है। लेकिन उस गिरते हुए अंतरिक्ष यात्री के लिए पहले तो समय सामान्य रूप से ही बीतेगा और होराइजन को पार करते समय उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होगा। ये शब्द ऑल होप अबैंडन ये हु एंटर हियर इवेंट होराइजन को पार करने की इस अंतिम सच्चाई का बिल्कुल सटीक वर्णन करते हैं। अनंत खाई के भीतर सिंगुलैरिटी की फिजिक्स। तो इवेंट होराइजन के पार एक ब्लैक होल के ठीक दिल में क्या है? वहां है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां पदार्थ को अनंत घनत्व तक कुचल दिया जाता है और स्पेस टाइम का कर्वेचर भी अनंत हो जाता है। यहीं पर आकर फिजिक्स के ज्ञात नियम टूट जाते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री का क्या होगा? उसका हश्र एक प्रक्रिया से होगा जिसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। जैसे ही वो ब्लैक होल के करीब पहुंचेगा, जबरदस्त टाइडल फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगी। उसके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव उसके सिर पर लगने वाले खिंचाव से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और ये खिंचाव उसके शरीर को खींचकर परमाणुओं की एक लंबी पतली धारा में बदल देगा, जो आखिरकार सिंगुलैरिटी में जाकर मिल जाएगी। किनारे से आती गूंज, ब्लैक होल्स के विरोधाभास और गुण। 20वीं सदी में फिजिक्स ने ये उजागर किया कि ब्लैक होल्स सिर्फ साधारण ब्रह्मांडीय जाल नहीं है, बल्कि ये ऐसे जटिल सिस्टम हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी गहरी से गहरी समझ को भी चुनौती देते हैं। तो क्या ब्लैक होल्स वाकई हमेशा के लिए हैं? जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के मिलन से एक हैरान करने वाली खोज हुई जिसने बताया कि शायद नहीं। इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये एक थ्योरेटिकल थर्मल रेडिएशन है जो इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल से अपने आप निकलती है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल्स धीरे धीरे अपना मास और एनर्जी खोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बहुत लंबे समय के बाद ब्लैक होल्स धीरे धीरे भाप बनकर गायब हो सकते हैं। इसके साथ ही नो हेयर थ्योरम हमें बताता है कि एक ब्लैक होल के कोई बाल नहीं होते, यानी स्थिर होने के बाद एक ब्लैक होल अपनी सारी जटिल जानकारी खो देता है। उसे बनाने वाले तारे की सारी जटिल बातें खत्म हो जाती हैं और उससे सिर्फ 2 गुणों से ही पूरी तरह समझा जा सकता है, उसका मास और उसका स्पिन। लेकिन अगर सारी जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के बुनियादी नियम टूट रहे हैं? यही सवाल, जिसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है, थ्योरेटिकल फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। चैप्टर 7 ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक। 1970 से पहले तक स्टीफन हॉकिंग का ज्यादातर काम बिग बैंग सिंगुलैरिटी को साबित करने पर ही था, लेकिन नवंबर 1970 में अपनी बेटी लूसी के जन्म के बाद उनका ध्यान ब्लैक होल्स की तरफ चला गया। उस दौर में ब्लैक होल को गणितीय रूप से परिभाषित करने का कोई साफ तरीका नहीं था। हॉकिंग ने रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर ये विचार सामने रखा कि एक ब्लैक होल को घटनाओं के एक ऐसे समूह की तरह देखा जाना चाहिए जहां से कुछ भी, चाहे वो प्रकाश हो या पदार्थ, बाहर नहीं निकल सकता, और यही उसकी सीमा मानी गई। ब्लैक होल की इसी सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। ये उन प्रकाश की किरणों का रास्ता है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बस बच नहीं पाती। कह सकते हैं कि ये एक परछाई का किनारा है, एक ऐसे अंधकार का साया जिसकी कोई सीमा नहीं। और तब हॉकिंग एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचे। इवेंट होराइजन को बनाने वाली प्रकाश की किरणों को एक दूसरे के पैरेलल ही चलना होगा। अगर वो एक दूसरे के करीब आती तो उनका मिलना तय था, और अगर वो मिल जाती तो इसका मतलब होता कि वो ब्लैक होल के अंदर गिर चुकी हैं। लेकिन जो पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर है वो उसकी सीमा पर तो हो नहीं सकता,
इसका सीधा सा मतलब था कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का सतही क्षेत्रफल या तो वैसा ही रहेगा या बढ़ेगा, ये कभी भी घट नहीं सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। हॉकिंग को एहसास हुआ कि इवेंट होराइजन के क्षेत्रफल का ये बर्ताव फिजिक्स के एक और बुनियादी नियम से काफी मिलता जुलता है, और इसी समानता ने एक नए पैराडॉक्स को जन्म दिया। उन्होंने देखा कि इवेंट होराइजन का क्षेत्रफल ठीक उसी तरह बर्ताव करता है जैसे एंट्रोपी करती है। एंट्रोपी जो किसी सिस्टम में डिसऑर्डर का माप होती है, थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के मुताबिक हमेशा बढ़ती ही है। प्रिंसटन के एक रिसर्च स्टूडेंट जेकब बेकनस्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का क्षेत्रफल असल में उसकी एंट्रोपी का ही एक माप है। लेकिन बेकनस्टीन के इस आइडिया में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अगर एक ब्लैक होल में एंट्रोपी है तो उसका एक टेम्परेचर भी होना चाहिए, और कोई भी चीज जिसमें टेम्परेचर होता है वो गर्मी रेडिएट करती है। पर यह बात तो जनरल रिलेटिविटी के उस सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थी जो कहता है कि ब्लैक होल से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। हॉकिंग को भी ये बात ठीक नहीं लगी, लेकिन 1973 में मॉस्को की एक यात्रा के दौरान 2 रूसी वैज्ञानिकों ने उन्हें समझाया कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से घूमने वाले ब्लैक होल्स को पार्टिकल्स छोड़ने ही चाहिए। हॉकिंग ने खुद इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी, और जो नतीजा निकला वो सचमुच चौंकाने वाला था। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जिसे हम खाली जगह समझते हैं वो असल में खाली होती नहीं। इसमें लगातार वर्चुअल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के जोड़े बनते रहते हैं और पलक झपकते ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। अब सोचिए, जब यही प्रक्रिया एक ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर हो तो एक अजीब घटना घटती है। एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जोड़ा वैक्यूम से पैदा होता है। इनमें से एक पार्टिकल जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, और जब ऐसा होता है तो वो ब्लैक होल के कुल मास को थोड़ा कम कर देता है। और ठीक उसी पल पॉजिटिव एनर्जी वाला दूसरा पार्टिकल अंतरिक्ष में भाग जाता है। दूर से देखने वाले किसी ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल ऐसा लगेगा जैसे वो खुद ब्लैक होल से ही निकल कर आया हो। हॉकिंग ने अपनी कैलकुलेशंस में पाया कि सिर्फ घूमने वाले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से स्थिर ब्लैक होल्स भी एक गर्म चीज की तरह रेडिएट करते हैं। ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते, वे चमकते हैं, और इसी चमक को आज हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इस खोज का एक बहुत गहरा मतलब था। ब्लैक होल्स पदार्थ और ऊर्जा की हमेशा के लिए बनी जेल नहीं है। उनका भी एक अंत होता है, एक ऐसा अंत जो अनंत काल तक इंतजार नहीं करता बल्कि इवेपोरेशन में पूरा होता है। जैसे जैसे कोई ब्लैक होल अपना मास खोता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और उसका रेडिएशन तेज हो जाता है। सूरज के मास वाले एक ब्लैक होल को पूरी तरह से इवेपोरेट होने में 10 की घात 66 साल लगेंगे। ये समय ब्रह्मांड की आज की उम्र से भी अरबों गुना ज्यादा है। जब एक ब्लैक होल अपने अंत के करीब पहुंचता है तो उसका तापमान इतना बढ़ जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपनी बची हुई सारी एनर्जी एक आखिरी जबरदस्त धमाके में छोड़ देता है, जिसकी ताकत लाखों हाइड्रोजन बॉम्ब्स के एक साथ फटने के बराबर होती है। उतने विशाल ब्लैक होल्स का इवेपोरेशन देखने के लिए शायद इंसान मौजूद न हो, लेकिन एक और संभावना है। बहुत ही छोटे ब्लैक होल्स जो बिग बैंग के फौरन बाद बने हो सकते हैं, जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। एक पहाड़ के मास वाला प्राइमोर्डियल ब्लैक होल आज अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में होगा। इसका साइज एक एटम के न्यूक्लियस जितना छोटा होगा, लेकिन ये सफेद गर्म होगा और लगभग 10,000 मेगावाट की एनर्जी छोड़ रहा होगा, जो कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कुल कैपेसिटी के बराबर है। हम इन धमाकों को गैमा रे बर्स्ट्स के रूप में खोज सकते हैं। सैटेलाइट्स हर महीने लगभग 16 ऐसे बर्स्ट्स का पता लगाते हैं जो पूरे आसमान में एक बराबर फैले हुए हैं। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि ये हमारी ही गैलेक्सी के अंदर फट रहे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं। हालांकि इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि ये दूर की गैलेक्सीज में टकराते हुए न्यूट्रॉन स्टार से आ रहे हैं। आने वाले समय में लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज ही शायद इस राज से पर्दा उठा पाएं। हॉकिंग के इस काम ने एक पहेली तो सुलझा दी, लेकिन एक और भी ज्यादा गहरे रहस्य को जन्म दे दिया। एक ऐसा रहस्य जो आज भी फिजिक्स की दुनिया के केंद्र में है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट एक ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका मास आखिरकार हॉकिंग रेडिएशन के जरिए ब्रह्मांड में वापस तो आ जाएगा, लेकिन उसकी अपनी चेतना और यादों का क्या होगा? वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यही इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स है।
अगर एक ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है तो उसके अंदर गई हर चीज की अनोखी जानकारी का क्या होता है? अगर जानकारी सच में नष्ट हो सकती है तो क्या इसका ये मतलब है कि फिजिक्स के बुनियादी नियम अधूरे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हकीकत की हमारी समझ पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है और हमें क्वांटम ग्रेविटी के इलाके की ओर ले जाता है। चैप्टर 8 द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार स्पेस टाइम का आरंभ एक बिग बैंग सिंगुलैरिटी से हुआ और इसका अंत, अगर ब्रह्मांड वापस कोलैप्स होता है तो एक बिग क्रंच सिंगुलैरिटी पर होगा या फिर किसी ब्लैक होल के अंदर। जब कोई भी मैटर एक ब्लैक होल में गिरता है तो वो सिंगुलैरिटी पर नष्ट हो जाता है। बाहर से सिर्फ उसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है। हालांकि क्वांटम इफेक्ट्स के साथ ये संभव है कि ब्लैक होल अपनी एनर्जी धीरे धीरे यूनिवर्स को लौटा दे और अंत में इवेपोरेट हो जाए। यही प्रभाव बिग बैंग या बिग क्रंच पर भी पड़ सकता है। इससे एक क्रांतिकारी विचार जन्म लेता है कि अगर स्पेस टाइम सीमित है लेकिन उसकी कोई सीमा या कोई किनारा नहीं है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि ब्रह्मांड की कोई निश्चित शुरुआत ही नहीं थी। ये विचार हमें ब्रह्मांड की प्रकृति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स का तापमान अत्यंत अधिक था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, ये तापमान कम होता चला गया। पहले सेकंड के बाद तापमान 10 बिलियन डिग्रीज तक गिर गया। उस समय यूनिवर्स फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज और उनके एंटी पार्टिकल्स का एक समुद्र था। 100 सेकंड्स के बाद तापमान 1 बिलियन डिग्रीज तक गिर गया। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर फोर्सेस से बच नहीं सकते थे। इससे हीलियम न्यूक्लियाई का निर्माण हुआ और लगभग 25% मैटर हीलियम में परिवर्तित हो गया। इन प्राचीन प्रक्रियाओं के अवशेष आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में मौजूद हैं, जिसे 1965 में खोजा गया था। फिर अगले 10 लाख सालों तक यूनिवर्स सिर्फ फैलता और ठंडा होता रहा। कुछ स्थानों पर जहां मैटर थोड़ा अधिक सघन था, ग्रेविटी ने फैलाव को रोक दिया। ये क्षेत्र आपस में कोलैप्स होने लगे और इस तरह गैलेक्सीज का जन्म हुआ। जिन गैस क्लाउड्स में रोटेशन था वो स्पाइरल गैलेक्सीज बनी, जो बिना रोटेशन के थे वो एलिप्टिकल गैलेक्सीज बनी। समय के साथ इन गैलेक्सीज के भीतर गैस के बादल कोलैप्स होकर तारे बने, जिन्होंने हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना शुरू किया। बड़े तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में समाप्त हुए, जिन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनाकर अंतरिक्ष में बिखेर दिए। हमारा सूरज भी एक सेकंड या थर्ड जनरेशन का तारा है, जो 5 बिलियन साल पहले ऐसे ही सुपरनोवा के मलबे से बना। इसी मलबे से पृथ्वी का निर्माण हुआ और अंततः जीवन का विकास हुआ। बिग बैंग मॉडल ब्रह्मांड की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझाता है, लेकिन कुछ बहुत बड़े और बुनियादी सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। ये सवाल हमें विज्ञान की सीमाओं तक ले जाता है और उन 4 महान पहेलियों तक जिनका जवाब स्टैंडर्ड मॉडल नहीं दे पाता। पहली शुरुआती यूनिवर्स इतना अधिक गर्म क्यों था? यदि बिग बैंग एक सामान्य विस्तार था तो इतनी अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत क्या था? दूसरी पहेली, ब्रह्मांड हर दिशा में एक समान क्यों दिखता है? रिलेटिविटी के अनुसार शुरुआती यूनिवर्स में एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश के लिए भी पहुंचना असंभव था, तो फिर हर जगह तापमान बिल्कुल एक जैसा कैसे हो गया? ये कुछ ऐसा है जैसे एक विशाल कमरे के 2 अलग-अलग कोनों में आग जलाई जाए और दोनों की लपटें एक ही क्षण में एक समान ऊंचाई तक पहुंच जाएं, बिना किसी संपर्क। तीसरी पहेली, यूनिवर्स के फैलने की दर इतनी सटीक क्यों है? बिग बैंग के 1 सेकंड बाद यदि फैलाव की दर 10⁻⁻100% भी कम होती तो यूनिवर्स अपने ही भार के नीचे कोलैप्स कर जाता। ये इतनी अद्भुत सटीक ट्यूनिंग क्यों है? ये अंतर इतना सूक्ष्म है मानो आप फैलाव की दर में सिर्फ एक रेत के कण जितना परिवर्तन करें और संपूर्ण ब्रह्मांड या तो सिकुड़ जाएगा या बिखर जाएगा। और चौथी पहेली, गैलेक्सीज और तारों के बीच कहां से आए? अगर शुरुआती यूनिवर्स पूरी तरह से स्मूथ और एक समान था तो वो प्रारंभिक डेंसिटी फ्लक्चुएशंस यानी घनत्व के उतार चढ़ाव कहां से उत्पन्न हुए जिन्होंने गैलेक्सीज को जन्म दिया? इन पहेलियों को सुलझाने के लिए 2 मुख्य विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है इन्फ्लेशन थ्योरी, जिसे एलन गुथ ने प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार शुरुआती यूनिवर्स एक बहुत ही तीव्र एक्सपोनेंशियल फैलाव के दौर से गुजरा। इस इन्फ्लेशनरी फैलाव ने यूनिवर्स की प्रारंभिक अनियमितताओं को पूरी तरह से चिकना कर दिया,
ठीक उसी तरह जैसे एक गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी सारी सिलवटें मिट जाती हैं। दूसरा विचार विज्ञान से अधिक दर्शन से संबंधित है। इसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। यह कहता है कि हम ब्रह्मांड को जैसा देखते हैं वैसा इसलिए है क्योंकि अगर ये अलग होता तो हम यहाँ इसे देखने के लिए अस्तित्व में ही नहीं होते। यह एक प्रकार का सिलेक्शन बायस है, अर्थात हम अनजाने में उन्हीं परिणामों को देखते हैं जिन्होंने हमारे अस्तित्व को संभव बनाया। तो एक तरफ है इन्फ्लेशन थ्योरी, जो एक वैज्ञानिक मॉडल है और ये समझाता है कि यूनिवर्स एक समान कैसे हुआ, और दूसरी तरफ है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, जो एक दार्शनिक तर्क है और ये बताता है कि हमें एक समान यूनिवर्स क्यों दिखता है। इन्फ्लेशन टेस्ट किए जा सकने वाले प्रेडिक्शंस देता है, जबकि एंथ्रोपिक प्रिंसिपल हमारे अपने अस्तित्व के तथ्य पर आधारित। लेकिन क्वांटम ग्रेविटी इन सबसे अलग एक तीसरी संभावना की ओर संकेत करती है, जो स्पेस टाइम को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखती है। ये प्रस्ताव है कि स्पेस टाइम पृथ्वी की सतह की तरह हो सकता है, सीमित लेकिन बिना किसी किनारे या सीमा के। इसका अर्थ है कि अगर आप समय में पीछे जाएंगे तो आप किसी किनारे से गिरेंगे नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप पृथ्वी पर दक्षिण की दिशा में चलते जाएं, आप कभी दुनिया के किनारे पर नहीं पहुंचेंगे। ये विचार इमेजिनरी टाइम की अवधारणा से आता है। कल्पना करें कि समय एक और दिशा है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमारा अनुभव रियल टाइम का है, जिसका एक आरंभ और एक अंत होता है। लेकिन इस इमेजिनरी टाइम में कोई आरंभ या अंत नहीं होता। यह सिंगुलैरिटीज को समीकरण से हटा देता है। संभव है जिसे हम इमेजिनरी टाइम कहते हैं वही वास्तविक रियल टाइम हो, और जिसे हम रियल टाइम कहते हैं वो मात्र एक अवधारणा हो जो हमने अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए बनाई है। अगर यूनिवर्स वास्तव में सेल्फ कंटेन्ड है तो ये विचार एक बहुत बड़ी दार्शनिक और धार्मिक बहस को जन्म देता है। अगर ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, तो फिर एक निर्माता की क्या भूमिका है? अगर यूनिवर्स कभी शुरू ही नहीं हुआ तो उसे बनाने वाला कौन हो सकता है? एक ऐसा ब्रह्मांड न तो बनाया गया होगा और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, वो बस होगा। फिर भी ये सवाल बना रहता है कि ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक क्यों हैं कि हम जैसे जीव अस्तित्व में आ सकें? क्या ये सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है या फिर एक सुनियोजित रचना? ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद हमेशा विज्ञान और दर्शन के बीच एक सेतु बना रहेगा। चैप्टर 9 द एरो ऑफ टाइम। सदियों तक ये माना जाता रहा कि समय एब्सोल्यूट है, एक ऐसी सार्वभौमिक घड़ी जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही गति से चलती है। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि समय असल में व्यक्तिगत है। हर ऑब्जर्वर की अपनी एक घड़ी होती है और ये घड़ियां हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होती, खासकर तब जब वे अलग अलग गति से चल रही हों। ये विषय क्वांटम ग्रेविटी के साथ और भी गहरा हो जाता है, जो इमेजिनरी टाइम के एक असाधारण कॉन्सेप्ट को सामने लाता है। इस सैद्धांतिक दायरे में समय स्पेस के एक डायमेंशन की तरह बर्ताव करता है, जिसमें किसी भी दिशा में आगे या पीछे जाना मुमकिन है। लेकिन ये हमारे अनुभव वाले रियल टाइम से बिल्कुल अलग है, जहां अतीत तय है और याद किया जाता है, जबकि भविष्य अनजान रहता है। यही वो बुनियादी फर्क है जिसे हम समय की आगे की ओर यात्रा के तौर पर महसूस करते हैं। समय के इसी एक तरफा और निश्चित बहाव को ही भौतिक विज्ञानी द एरो ऑफ टाइम कहते हैं। ये समझने के लिए कि समय सिर्फ आगे ही क्यों बढ़ता है, हमें 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए एरोज को समझना होगा जो इसकी दिशा तय करते हैं। पहला है थर्मोडायनामिक एरो, यानी डिसऑर्डर या एंट्रोपी का लगातार बढ़ना। दूसरा है साइकोलॉजिकल एरो, जिसकी वजह से हम सिर्फ अतीत को याद रख पाते हैं, भविष्य को नहीं। और तीसरा है कॉस्मोलॉजिकल एरो, यानी यूनिवर्स का फैलना, सिकुड़ना नहीं। हालांकि ये तीनों ही एरोज एक ही दिशा में इशारा करते हैं, लेकिन इनमें से एक बाकियों से ज्यादा बुनियादी है। डिसऑर्डर का नियम जो थर्मोडायनामिक एरो को नियंत्रित करता है, इसी में ये राज छिपा है कि क्यों कुछ घटनाएं कभी उल्टी दिशा में नहीं घटती। इसे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से समझा जा सकता है। ये नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर का माप हमेशा समय के साथ बढ़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो यूनिवर्स लगातार ऑर्डर की हालत से ज्यादा डिसऑर्डर की हालत की ओर बढ़ रहा है।
इसको एक साधारण से उदाहरण से देखते हैं। एक कप मेज से गिरकर टूट सकता है। ये एक ऐसी घटना है जो डिसऑर्डर को बढ़ाती है, लेकिन वो टूटे हुए टुकड़े कभी भी अपने आप जुड़कर वापस कप नहीं बन सकते। अगर इस घटना की फिल्म को उल्टा चलाया जाए तो फौरन पता चल जाएगा कि ये अननेचुरल है। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी का बढ़ना ही समय को एक निश्चित दिशा देता है, और वो दिशा हमेशा आगे की ओर होती है। अब एंट्रोपी के इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही निजी चीज से जोड़कर देखते हैं, हमारी याददाश्त यानी मेमोरी से। यही हमें साइकोलॉजिकल एरो तक ले जाता है, जो हमारे अतीत की चेतना के पीछे काम कर रही फिजिक्स को सामने लाता है। सवाल यह है कि हम सिर्फ अतीत को ही क्यों याद रख सकते हैं, भविष्य को क्यों नहीं? क्यों हम आने वाले कल के स्टॉक मार्केट का नतीजा आज नहीं जान सकते? इसका जवाब मेमोरी बनने की प्रक्रिया में ही छिपा है। किसी याद को स्टोर करने का मतलब है दिमाग के अंदर ऑर्डर की एक छोटी सी जगह बनाना, लेकिन ऑर्डर बनाने की एक कीमत होती है। इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस एनर्जी को खर्च करने से यूनिवर्स का कुल डिसऑर्डर यानी कुल एंट्रोपी बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी याद रखने की काबिलियत भी मौलिक रूप से उसी दिशा से बंधी है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। हम अतीत को याद करते हैं, भविष्य को नहीं, क्योंकि यही वो एकमात्र दिशा है जिसमें समय बह सकता है। अब हम सबसे बड़े पैमाने की ओर बढ़ते हैं, द कॉस्मोलॉजिकल एरो। इसका सीधा संबंध यूनिवर्स की शुरुआती हालत से है, जो समय की दिशा का ब्रह्मांडीय स्रोत है। सवाल यह है कि यूनिवर्स इतनी ज्यादा ऑर्डर्ड यानी लो एंट्रोपी अवस्था में शुरू ही क्यों हुआ? क्वांटम ग्रेविटी में नो बाउंड्री प्रपोजल जैसी थियरीज बताती हैं कि यही सबसे संभावित शुरुआती बिंदु था। इसी शांत और ऑर्डर शुरुआत से यूनिवर्स ने फैलना शुरू किया, और छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस आज के हमारे देखे जाने वाले जटिल स्ट्रक्चर्स जैसे कि गैलेक्सीज और स्टार्स में बदल गए। यही वजह है कि कॉस्मोलॉजिकल एरो यानी यूनिवर्स का फैलाव और थर्मोडायनेमिक एरो यानी एंट्रोपी में बढ़ोतरी दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। एक ने दूसरे के लिए जमीन तैयार की। लेकिन अगर यूनिवर्स कभी सिकुड़ने लगे तो क्या होगा? क्या एंट्रोपी भी उल्टी दिशा में जाने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। भले ही यूनिवर्स सिकुड़ जाए, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही रहेगी, समय पीछे नहीं जाएगा। ये हमें अ वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल नाम के एक गहरे विचार तक ले जाता है। ये सिद्धांत बताता है कि इंटेलिजेंट लाइफ के विकसित होने के लिए जरूरी हालात सिर्फ यूनिवर्स के फैलते हुए दौर यानी एक्सपैंडिंग फेज में ही मौजूद हो सकते हैं। एक सिकुड़ता हुआ यूनिवर्स जटिल जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड और क्योटिक होगा। तो ये तथ्य कि हम आज यहाँ ये सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं, यही इस बात का सबूत है कि हम यूनिवर्स को फैलते हुए देख रहे हैं। हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि टाइम का एक मजबूत एरो मौजूद है। तो इन तीनों एरोज को एक साथ रखकर हम समय के बहाव में अपनी जगह की एक पूरी तस्वीर बना सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हम इस पल में मौजूद क्यों हैं। साइंस के नियम आगे और पीछे जाते हुए समय में कोई फर्क नहीं करते, फिर भी हमें टाइम के 3 एरोज दिखाई देते हैं। थर्मोडायनामिक एरो जो डिसऑर्डर बढ़ाता है, साइकोलॉजिकल एरो जिससे हम अतीत को याद रखते हैं, और कॉस्मोलॉजिकल एरो जिसके मुताबिक यूनिवर्स फैल रहा है। और ये तीनों ही एरोज एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। आखिर में एंट्रोपी का एक और दिलचस्प उदाहरण है सीखने की प्रक्रिया। जब कोई जानकारी हासिल की जाती है तो दिमाग के अंदर ऑर्डर बनाया जा रहा होता है, लेकिन इस ऑर्डर प्रक्रिया की कीमत पूरे यूनिवर्स का चुकानी पड़ती है। इस अध्याय की जानकारी अगर याद रखी जाए तो ये दिमाग में ऑर्डर को कुछ मिलियन यूनिट्स तक बढ़ा देगी, लेकिन दिमाग को ऐसा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो गर्मी के रूप में फैल जाएगी, जिससे यूनिवर्स का डिसऑर्डर 10 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ जाएगा। तो ज्ञान के हर नए कण के साथ, हर नई याद के बनने के साथ यूनिवर्स के डिसऑर्डर की ओर हो रही लगातार बढ़त में योगदान होता है। समय का तीर हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि यही वो एकमात्र दिशा है जिसमें जीवन और खुद चेतना मौजूद हो सकती है। चैप्टर 10 वर्म होल्स एंड टाइम ट्रैवल। क्या समय में यात्रा संभव है? अक्सर समय को एक सीधी रेल की पटरी जैसा सोचा जाता है जिसमें हम सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस पटरी में लूप्स या ब्रांचेस होते, क्या तब अतीत या भविष्य में जाना मुमकिन होता? ये विचार अब सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय बन चुका है। समय यात्रा की जो पहली वैज्ञानिक खोज है वो असल में आइंस्टाइन के अपने ही सिद्धांतों से निकलती है।
वहीं जहां स्पेस टाइम के ताने बाने में टाइम लूप्स की संभावना छिपी हुई है। साल 1949 में कर्ट गिडल ने जनरल रिलेटिविटी का एक नया स्पेस टाइम मॉडल खोज निकाला, एक ऐसा मॉडल जो कम से कम कागज पर टाइम ट्रैवल की अनुमति देता था। ये एक घूमते हुए ब्रह्मांड का मॉडल था और इस खोज ने खुद आइंस्टाइन को भी हैरान कर दिया था। गूडल के सलूशन के मुताबिक अगर ब्रह्मांड असल में घूम रहा होता तो एक व्यक्ति रॉकेट में सफर करके वापस लौट सकता था, अपने सफर शुरू करने से भी पहले। आइंस्टाइन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने ही इक्वेशंस ऐसी किसी चीज की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन गेडल का ये सॉल्यूशन हमारे ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता। हबल्स एक्सपेंशन से मिले सबूत और दूसरे ऑब्जर्वेशन साफ बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड घूम नहीं रहा है, इसलिए टाइम ट्रैवल का ये रास्ता हमारे लिए असंभव है। इसके अलावा भी और स्पेस टाइम स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचा गया जो समय में लूप बना सकते थे, जैसे कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में बने हुए अजीब धागे जैसे थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब हम प्राचीन ब्रह्मांड को देखते हैं तो इन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाला कोई भी सबूत हमें नहीं मिलता। तो अगर समय में लूप बनाना मुमकिन नहीं लगता तो क्या स्पेस टाइम में कोई शॉर्टकट हो सकता है, कोई ऐसा रास्ता जो हमें प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने दे? रिलेटिविटी का सिद्धांत इस मामले में बिल्कुल साफ है। कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकती। उस स्पीड तक पहुंचने के लिए अनंत यानी इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी। इसलिए फास्टर देन लाइट ट्रैवल हमारी मौजूदा समझ के हिसाब से असंभव है। हाँ, एक छोटा सा सांत्वना जरूर है जिसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। इसके मुताबिक एक अंतरिक्ष यात्री जो लंबी यात्रा पे गया हो वो धरती पर रुके अपने जुड़वा से उम्र में छोटा होकर वापस लौटेगा। लेकिन लंबी दूरी के स्पेस ट्रैवलर्स के लिए ये एक कड़वी सच्चाई ही है। तो फिर क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने एक विचार सामने रखा, वॉर्म होल, जिसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। ये स्पेस टाइम में एक पतली सुरंग जैसा है जो दो बहुत दूर की जगहों को आपस में जोड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीकी तारा अल्फा सेंटोरी 4 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड के करीब भी सफर करें तो भी वहां जाकर वापस आने में 8 साल लग जाएंगे। लेकिन एक वर्म होल इसी 4 लाइट ईयर्स की दूरी को शायद कुछ मिलियन माइल्स की यात्रा में बदल सकता है। ये एक इंटरस्टेलर जर्नी को बहुत बहुत छोटा बना देगा। पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। कुदरती तौर पर बने वर्म होल्स स्टेबल नहीं होते। वो बनते ही पलक झपकते ही कोलैप्स हो जाते हैं। इस वजह से उनके बीच से यात्रा करना असंभव हो जाता है। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। क्लासिकल फिजिक्स तो इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हो सकता है। क्वांटम इफेक्ट्स ऐसा करना संभव बना दें। चलिए मान लेते हैं कि हम वर्म होल बनाने का तरीका ढूंढ भी लें, तो भी टाइम ट्रैवल अपने साथ कुछ बहुत गहरे लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर आती है, ऐसे विरोधाभास जो अतीत को बदलने से पैदा होते हैं। एक क्लासिक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो भविष्य से टूरिस्ट हमसे मिलने क्यों नहीं आए? ये सवाल टाइम ट्रैवल की पूरी संभावना पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अतीत को बदलने से जो विरोधाभास पैदा होते हैं उनमें सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई अतीत में जाकर अपने ही दादा को मार दे तो वो कभी पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो टाइम में वापस जाकर अपने दादा को मारने का सवाल ही नहीं उठता। इन विरोधाभासों को सुलझाने के लिए 2 मुख्य हाइपोथेसिस हैं। पहला है कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज अप्रोच। इसके अनुसार अतीत को बदला नहीं जा सकता। कोई टाइम ट्रैवलर जो भी करेगा वो हमेशा से ही इतिहास का हिस्सा था। दूसरा है ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज हाइपोथेसिस। ये कहता है कि अतीत को बदलने से एक नई, बिल्कुल अलग पैरेलल टाइमलाइन बन जाती है। पर क्या हो अगर फिजिक्स के नियम खुद ही टाइम ट्रैवल को रोकते हों? एक आखिरी विचार ये भी है कि प्रकृति के पास इन कॉन्ट्रडिक्शंस को रोकने के लिए अपना खुद का एक वीटो है। इसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहा जाता है। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो कहती है कि फिजिक्स के नियम खुद ही मैक्रोस्कोपिक स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर अतीत में यात्रा को रोकते हैं, ताकि कॉज और इफेक्ट का जो सिद्धांत है वो सुरक्षित रहे। ये थियरी बताती है कि अतीत में ट्रैवल करने की कोशिश से पैदा हुई एनर्जी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो स्पेस टाइम को ही वॉर्प कर देगी और उस वर्म होल को ही नष्ट कर देगी जो इस यात्रा को संभव बना रहा था।
तो सारांश ये है कि प्रकृति खुद ही अतीत में यात्रा को रोक देती है। ब्रह्मांड का जो ढांचा है वो अपने कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर की खुद रक्षा करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर थ्योरी इसकी अनुमति देती है लेकिन लॉजिक और प्रकृति इसे रोकते हुए नजर आते हैं, तो टाइम ट्रैवल की असली क्षमता क्या है? ये अनिश्चितता अब भी बनी हुई है, जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज और प्रैक्टिकल रुकावटों के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाती है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, भविष्य का इंतजार करना। चैप्टर 11 द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का अंतिम लक्ष्य एक ही सिद्धांत बनाना है, एक संपूर्ण एकीकृत थ्योरी जो ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की व्याख्या कर सके। अब तक विज्ञान ने अलग अलग हिस्सों को समझने के लिए कई आंशिक थ्योरीज तो बना ली हैं, लेकिन असली लक्ष्य इन सबको एक ही सिद्धांत में पिरोना है। एक ऐसी थ्योरी की कल्पना करें जो प्रकृति के सभी फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स के बीच के रिश्ते को समझा सके। और सबसे खास बात यह है कि इस थ्योरी को काम करने के लिए हमें बाहर से कोई भी अज्ञात मान या कांस्टेंट्स डालने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ स्वाभाविक रूप से फिट होगा। यही भौतिकी के एकीकरण का असली मतलब है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल इसी एक यूनिफाइड थ्योरी की तलाश में समर्पित कर दिए, पर यह सपना अधूरा रह गया। वजह यह थी कि उस समय हम सिर्फ दो ही फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानते थे, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की खोज तो अभी होनी बाकी थी। और शायद सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स के अनिश्चित सिद्धांतों पर कभी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। आइंस्टाइन के समय से लेकर आज तक भौतिकी की दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज हमारे सामने एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी है। आधुनिक भौतिकी दो बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है, और समस्या ये है कि ये दोनों स्तंभ एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। इसी गहरी खाई को पाटने की कोशिश आज भी जारी है। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी, जो ब्रह्मांड को एक विशाल, शांत और सुव्यवस्थित कैनवास की तरह दिखाती है, जहां स्पेस टाइम एक चिकनी चादर जैसा है। और वहीं दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, जो परमाणुओं के अंदर की उथल-पुथल, अनिश्चितता और संभावनाओं से भरी है। एक बड़े पैमाने की व्यवस्था है और दूसरी छोटे पैमाने की अराजकता। अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी में सफलतापूर्वक जोड़ लिया गया है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अब भी इस एकीकरण से बाहर है। जब क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को ग्रेविटी पर लागू करने की कोशिश की जाती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, जिसे इन्फिनिटी प्रॉब्लम कहा जाता है। इसे ऐसे समझें, क्वांटम दुनिया के हिसाब से खाली स्पेस में भी लगातार वर्चुअल पार्टिकल्स बनते और खत्म होते रहते हैं, और इनकी कुल ऊर्जा अनंत होती है। अब जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि इतनी ज्यादा ऊर्जा को तो स्पेस टाइम को अनंत रूप से मोड़ देना चाहिए, उसे कर्व कर देना चाहिए। लेकिन जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यानी ब्रह्मांड का वो चिकना सहज ताना बाना क्वांटम दुनिया के उस अराजक नृत्य से सीधे टकराता है। इस महान सैद्धांतिक विभाजन को पाटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं, जिन्होंने समाधान की खोज में नए रास्ते खोले हैं। इस खाई को पाटने की राह में कई अहम पड़ाव आए। 1976 में सुपर ग्रेविटी के रूप में एक नई उम्मीद जगी। फिर 1984 में स्ट्रिंग थ्योरी ने इस क्षेत्र में एक तरह की क्रांति ला दी। और ठीक एक दशक बाद 1994 में ब्रेन्स की एक नई अवधारणा ने स्ट्रिंग थ्योरी को और भी मजबूत किया। सुपर ग्रेविटी का मूल विचार जनरल रिलेटिविटी को सुपर सिमेट्री नाम की एक और अवधारणा से जोड़ना था। इसमें माना गया कि हर कण का एक सुपर पार्टनर होता है। कल्पना यह थी कि ग्रेविटॉन जैसे कणों को जब उनके सुपर पार्टनर्स के साथ जोड़ा जाएगा तो वर्चुअल पार्टिकल से आने वाली सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे को रद्द कर देगी। इस तरह इन्फिनिटी प्रॉब्लम का समाधान हो सकता था। लेकिन सुपर ग्रेविटी की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी उसकी गणितीय जटिलता। इसके कुछ कैलकुलेशंस इतने पेचीदा थे कि एक कैलकुलेशन को पूरा करने में 4 साल तक लग सकते थे, और इसी वजह से इसका पूरी तरह से सत्यापन लगभग नामुमकिन हो गया। और फिर 1984 में स्ट्रिंग थ्योरी का विचार सामने आया। ये थ्योरी कहती है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स असल में बिंदु नहीं बल्कि एक आयामी स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के कंपन के अलग अलग तरीके ही हमें अलग अलग कणों के रूप में दिखाई देते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ने क्वांटम ग्रेविटी को समझने का एक बिल्कुल नया ढांचा दिया। इसमें कणों के बीच होने वाले इंटरैक्शन को स्ट्रिंग्स के जुड़ने और टूटने के तौर पर देखा गया।
इसने ब्रेन्स जैसी नई अवधारणाओं को भी जन्म दिया और सबसे दिलचस्प बात ये कि इसने इस संभावना की ओर भी इशारा किया कि शायद जो अलग-अलग स्ट्रिंग थ्योरीज हैं वो सब एक ही परम थ्योरी के अलग-अलग पहलू हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी अपने साथ एक बहुत ही अजीब चुनौती लेकर आई। ये थ्योरी गणितीय रूप से तभी सही साबित होती है जब हमारा ब्रह्मांड 4 आयामों का नहीं बल्कि 10 या 26 आयामों का हो। ये एक चौंकाने वाली बात थी क्योंकि हम तो सिर्फ 4 ही आयामों को महसूस कर सकते हैं, 3 स्पेस के और 1 समय। इन अतिरिक्त आयामों की समस्या का जो समाधान सुझाया गया उसे कॉम्पैक्टिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि बाकी के आयाम इतने छोटे पैमाने पर मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते। तो इस महान खोज का भविष्य क्या है? इस यात्रा के अंत में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आगे का रास्ता कैसा होगा, इसे लेकर 3 मुख्य संभावनाएं उभरती हैं। पहली और सबसे आशावादी संभावना तो यह है कि एक दिन हमें वो एक संपूर्ण यूनिफाइड थियरी मिल जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि शायद कोई अंतिम थियरी है ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे हमें सिद्धांतों की एक कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला मिलती जाएगी। और तीसरी सबसे हैरान करने वाली संभावना कि शायद कोई अंतिम सिद्धांत है ही नहीं और ये ब्रह्मांड अपनी बुनियाद में पूरी तरह से यादृच्छिक यानी रैंडम है। लेकिन इस तीसरी संभावना के बारे में एक बात समझना जरूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि अगर ब्रह्मांड रैंडम है भी तो ये रैंडमनेस पूरी तरह से बेलगाम नहीं है। ये भी कुछ खास नियमों के दायरे में ही काम करती है। और अगर एक यूनिफाइड थ्योरी मिल भी जाती है तो उसके व्यावहारिक परिणाम क्या होंगे? हो सकता है कि इसके सरल संस्करण स्कूलों में पढ़ाए जाएं, लेकिन इसे प्रयोगों से साबित करना शायद नामुमकिन हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। और इसकी गणितीय जटिलता की वजह से ये भी संभव है कि हम कभी इसके पूरे समाधान तक ना पहुंच पाएं, सिर्फ अनुमानित समाधान ही निकाल। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारा मौजूदा ज्ञान ही अंतिम अध्याय है या ये महज एक शुरुआत है? ये वो सवाल है जो विज्ञान की इस महान खोज के केंद्र में हमेशा बना रहेगा। चैप्टर 12 कंक्लूजन। हम एक अजीब और अद्भुत ब्रह्मांड में रहते हैं और शायद इसी वजह से हम हमेशा से ही कुछ बुनियादी सवाल पूछते आए हैं। ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है और उसमें हमारी जगह क्या है? ये सब क्यों मौजूद है? इन बड़े सवालों का जवाब देने के लिए हम इंसानों ने हमेशा से ही कुछ तस्वीरें, कुछ मॉडल्स बनाए हैं। बहुत पहले ये मिथकों और कहानियों की शक्ल में होते थे, लेकिन आज हमारे पास सुपरस्ट्रिंग थ्योरी जैसे बेहद जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो असलियत की प्रकृति को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी समझ की ये यात्रा शुरू हुई थी एक ऐसी दुनिया की कल्पना से जहां प्रकृति को मनमौजी देवताओं का खेल माना जाता था। बिजली का चमकना हो या नदियों में आने वाली बाढ़, हर चीज को देवताओं के मिजाज से जोड़ा जाता था। ऐसा माना जाता था कि सूरज, चांद, पहाड़, नदियां ये सब देवताओं के काबू में हैं और उन्हें खुश रखने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलिदान और अनुष्ठान जरूरी थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमने कुछ पैटर्न देखने शुरू किए। हमने महसूस किया कि सूरज तो हर सुबह उगता है, चाहे हम उसे खुश करने के लिए कोई रस्म निभाएं या नहीं। और ये एक बहुत बड़ा एहसास था कि प्रकृति असल में कुछ नियमों का पालन करती। ये छोटा सा अवलोकन दरअसल इंसानी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। हमने देवताओं की कहानियों से आगे बढ़कर एक ऐसे ब्रह्मांड की खोज शुरू की जो समझने लायक नियमों से चलता था। ये बदलाव कई सदियों तक चला। प्राचीन काल में जहाँ देवताओं पर यकीन किया जाता था, वहीं से आगे बढ़कर हम अवलोकन के युग में आए जहाँ आसमानी चीजों में एक तय पैटर्न पहचाना गया। और फिर आई वैज्ञानिक क्रांति, जिसने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड को तर्क और गणित के जरिए समझा जा सकता है। न्यूटन जैसे महान विचारकों के काम के साथ ही हम क्लासिकल साइंस के शिखर पर पहुंच गए। इस दौर में ब्रह्मांड को एक विशाल जटिल घड़ी की तरह देखा जाने लगा, एक ऐसी मशीन जिसके हर पुर्जे का व्यवहार पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल था। इस विचार को जाना गया साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से। इसका मतलब ये था कि अगर हम किसी एक पल में ब्रह्मांड के हर कण की सही पोजीशन और स्पीड जान ले तो सैद्धांतिक रूप से हम उसका पूरा भविष्य बता सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत से लगने वाले विचार में कुछ बहुत गहरी खामियां थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, इस घड़ी को शुरू किसने किया? आखिर ब्रह्मांड के नियम आए कहां से? और शुरुआत में इसकी हालत क्या थी, ये किसने तय किया? लैप्लास जैसे विचारकों ने ये मान लिया कि किसी रचयिता ने ब्रह्मांड को बस चलाकर छोड़ दिया
और फिर उसे अपने नियमों पर चलने दिया। पर यह विज्ञान से ज्यादा दर्शन की बात थी। और फिर 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। क्वांटम मैकेनिक्स के आने से एक प्रेडिक्टेबल घड़ी की तरह चलने वाले ब्रह्मांड का ये विचार पूरी तरह से टूट गया। इसने हमें दिखाया कि सबसे छोटे बुनियादी स्तर पर ब्रह्मांड में रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्वाभाविक रूप से मौजूद है। जहां क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे स्तर पर काम करती है, वहीं ब्रह्मांड के विशाल ढांचे को समझने के लिए हमें एक और थ्योरी की जरूरत पड़ती है, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी। और जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु से शुरू हुआ होगा जहां डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों अनंत थे। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। लेकिन इस सिंगुलैरिटी पर हमारे भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। ये हमें इशारा करता है कि हमें एक और गहरी, एक और ज्यादा मुकम्मल थ्योरी की जरूरत है। एक ऐसी थ्योरी जो ग्रेविटी और क्वांटम की दुनिया को एक साथ जोड़ सके। और यहीं पर नो बाउंड्री प्रपोजल जैसा विचार सामने आता है। ये प्रस्ताव हमें बताता है कि शायद ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या कोई किनारा है ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी की सतह का कोई किनारा नहीं होता। अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड हो सकता है, आत्मनिर्भर। उसे शुरू करने के लिए किसी बाहरी ताकत या रचयिता की जरूरत ही नहीं है। और ये हमें आइंस्टीन के उस मशहूर सवाल पर वापस ले आता है, क्या ब्रह्मांड बनाने में भगवान के पास कोई विकल्प था? नो बाउंड्री प्रपोजल जैसे विचार ये इशारा करते हैं कि शायद कोई विकल्प था ही नहीं। हो सकता है ये ब्रह्मांड ही वो एकमात्र तरीका हो जिससे एक आत्मनिर्भर वास्तविकता अस्तित्व में आ सकती थी। तो हमने ये समझने में काफी तरक्की कर ली है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाता है कि ये क्यों मौजूद है। देखिए, कोई भी थ्योरी आखिर में बस कुछ इक्वेशंस का एक सेट ही तो है। पर सवाल ये है कि यही खास इक्वेशंस हमारे ब्रह्मांड को क्यों बयां करती हैं। परंपरागत रूप से ये क्यों वाले सवाल दार्शनिकों के लिए हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता गया, वैज्ञानिकों ने कैसे पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक खाई सी बन गई। एक पूरी यूनिफाइड थ्योरी की खोज इस खाई को भर सकती है। वो थ्योरी सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों की नहीं होगी, वो हम सबको, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और हर आम इंसान को इस सबसे बड़ी चर्चा में हिस्सा लेने का मौका देगी कि हम यहाँ क्यों हैं। उस आखिरी सवाल का जवाब ढूंढना मानव तर्क की परम विजय होगी। ये सिर्फ ब्रह्मांड को समझने के बारे में नहीं है, ये उसमें अपनी जगह को समझने के बारे में है। और वो एक ऐसा ज्ञान है जिस पर हम सभी का हक है। If you enjoyed the video, like, subscribe, and stay curious with Know World.